को जय श्री राम, राधे राधे। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने शराब पी हो और वो आपके सामने आ जाए और शराब के नशे में वो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने में आपको गंदी गंदी गालियां देता हो, मानसिक प्रताड़ना देता हो, सामाजिक अपमान करता हो, आपके बड़ों को गाली दे करके आपको नीचा दिखा रहा हो, और जब आप उसकी रिपोर्ट करने गए हो पुलिस के पास तो पुलिस ने भी एक शराबी का साथ दिया, जबकि वो इलिटरेट लड़का था और उसके शराबी के पक्ष में वो पुलिस बोली और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिर क्यों? कौन था वो लड़का जिसने गाली दी? कौन थी वो महिला जिसे वो गाली मिली? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और एंड तक सुनिए कि क्या ये इसने ठीक किया और आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, और इसने आखिर गाली देने का राज क्या था। क्या वाकई इसके दिमाग पे एक नशा चढ़ गया था? अगर नशा चढ़ गया था तो फिर ये अपनी मम्मी को, अपने आस पड़ोस के लोगों को गाली क्यों नहीं दे रहा था? कहाँ उसका घर है और कहाँ हमें गाली आके दे रहा है? आखिर ये लड़का कौन था? वीडियो में आप सब सुनेंगे अभी। इससे पहले आप ये जान लीजिए, मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, निकट उर्मी होटल भूपतवाला शांतिकुंज से आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े, मैं उनको ये कहना चाहूँगी वो मुझे जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए FB पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर। और शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि और लोग भी जागरूक होए और पुलिस विभाग भी जागरूक होए कि ये देखिए कि आपका सिस्टम कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। अगर आप लोग हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हमें कौन देगा? आप लोग ही तो हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। अगर आप लोग हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो घर घर की बेटी उठा ली जाएगी बहुबलियों के हाथ। ये कलयुग आने वाला है। अगर आप ही हमारे रक्षक ठीक से नहीं बनेंगे तो घर की बेटियां अब उठने वाली हैं। मुझे तो लगता है यूपी के बदमाश बंद हो गए, वो सारे उत्तराखंड में आ गए, ट्रांसफ़र हो गया इनका इधर। अब तो उत्तराखंड में बदमाशी ज़्यादा हो रही है। भू माफिया ले लो, सटोरिया ले लो, चक्री वाले ले लो, ड्रग्स माफिया ले लो, पौआ बेचने वाले ले लो, देह व्यापारी ले लो, दल्ले ले लो, सब गलत काम लीगल एक पवित्र नगरी हरिद्वार में ही हो रहा है। कौन इस धरती को गंदा कर रहा है? तो कौन बाहर के यात्री यहाँ पर आप स्नान करने आएंगे? कौन घूमने आएगा? हरिद्वार के मंदिर को दर्शन कौन करेगा जब इतना पाप माया में भर रहा है हरिद्वार? चलिए मैं बताती हूँ कि वो लड़का कौन था। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच लास्ट वीडियो आपने देखा होगा पार्ट 116 में, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे सर मोहन सिंह भंडारी जी और एक सर राजेंद्र शाह जी ने हमें किया था परेशान। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी वो पार्ट 116 जाके देखें कि किस तरह से थाना इंचार्ज ने हमें कितना परेशान किया, मानसिक प्रताड़ना दी, जिसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ हमारा, और सामाजिक प्रतिष्ठा पे भी दाग लगा। बड़े बुजुर्गों पे तो लगता ही है ना दाग, कि देखो उनके मरने के बाद ये बच्चे क्या कर रहे हैं, घर के लोग ये चौकियाँ जा रहे हैं, है ना। तो ये सामाजिक तो प्रतिष्ठा खराब हुई है, कौन इसका हमें सम्मान देगा? अब उसी के आगे मैं एक और अपने साथ बीता हुआ सच बता रही हूँ। ये 18 दिसंबर की बात है, 18 दिसंबर 2018 की बात है। मैं अपने घर मोती बाजार, यानी कि अपने पिताजी के घर मोती बाजार नींबू घेर में गई शाम को लगभग 7 बजे। मुझे मार्केट से सामान लेना था क्योंकि बेरी परिवार में एक अनुष्ठान रखा गया था 7 दिन का भागवत पाठ। तो उसकी लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे कलश यात्रा भरने के लिए सामान, है ना, भागवत भगवान को चढ़ाते हैं सब। तो मैं कल भागवत थी तो मैं सामान लेने गई मोती बाजार, कलश वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेने जाना था। मैं अपने घर गई, मेरी बहन वहीं रहती थी, मानी अरोड़ा, और वहाँ पर हो गया विवाद। वहाँ पे एक लड़का है नींबू घेर में, धीरज, जिसकी मम्मी का नाम है प्रतिभा, जिसके भाई का नाम है अश्वनी, सत्यम और शिवम। ये लोग अंदर मोहल्ले में रहते हैं और इन्होंने, धीरज ने पी रखी थी काफ़ी मात्रा में शराब और इसने मेरे साथ किया विवाद बिना कारण। बाहर घर के खड़े होकर के गाली गलौज करने लग गया, गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया माँ बहन की, जो मैं आप लोगों के सामने अभी बता नहीं सकती हूँ, पर्सनली बता सकती हूँ मैं आप लोगों को। एक शराबी और एक ड्राइवर कितनी हद तक गंदी गालियाँ दे सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अपनी खुद एक मानसिकता से सोच विचार कर लीजिए।
उसके बाद जब हमें लगा कि अनलिमिटेड गालियाँ दे रहा है तो मैंने इससे आके बाहर से प्यार से पूछा, भाई क्या बात हो गई, किसको गाली दे रहा है? कह रहा तुझे तो दे रहा हूँ। मैं कहा तो मुझे क्यों दे रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है? कह रहा यहाँ मत आया कर। पॉइंट पकड़िए, पिताजी का घर मेरा, यहाँ मत आया कर, और इसको बेरी को ना लाया कर, बेरी को यहाँ फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ, जान से खत्म कर दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं इसको फोड़ दूंगा। इस तरह से इन्हें मुझे बोला, चिल्ला के बोल रहा था। पी रखी थी, मुझे लगा पीने के बाद ये ज़्यादा ही चढ़ गई से। अच्छा एक बात बताइए, पॉइंट की बात, पीने के बाद ज़्यादा चढ़ गई अपने घर में तो माँ बहन के साथ माँ बहन नहीं कर रहा, अपनी माँ का सिर नहीं फोड़ रहा, अपने भाइयों का सिर नहीं फोड़ रहा, अपना घर से पीने के बाद मेरे घर के बाहर आकर के हमें गंदी गंदी गालियाँ दे रहा। आपको क्या लगता है कि ड्रिंक दिमाग पे इतनी चढ़ जाती है? पीना, अरे शराबी भी कहीं भी जाके ठेके में पी रहा हो ना तो भी उसे अपनी गली मोहल्ला याद रहता है, मुझे कहाँ अपने घर में जाना है। वो किसी और की बीवी के घर में तो नहीं घुसता वो। आप बताइए ना, पीने वाला एक शराबी, कोई मुझे कह दे कोई किसी अपना घर छोड़ करके इतनी चढ़ गई हो कि अपना घर छोड़ करके किसी और महिला के घर घुस गया हो, कभी नहीं। हर एक शराबी को अपना घर याद रहता है। जब इतना कुछ याद रहता है तो क्या इसको ये याद नहीं था कि मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ और मैं अपने पिता के घर आ रही हूँ, मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही हूँ? लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी करी और गंदी गंदी गालियां दी। मेरे हस्बैंड को बोल रहा बार बार फोड़ दूंगा, इसको समझा के रखियो। और इसने इसके हाथ में था एक हेलमेट, और ये हेलमेट को ऐसे घुमा घुमा के कह रहा था आज तो मैं इसको फोड़ दूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा। ये विवाद जो हुआ ये 5वीं बार हुआ था। 4 बार विवाद मास्टर पॉसी की दुकान के बाहर मेरे साथ अकेले हुआ था, जिसमें कोई जनसंख्या बाहर सामाजिक जनसंख्या नहीं थी। एक मास्टर पॉसी थी, 1-2 और लोग थे। तब मुझे लगा था पीने के बाद बोल चाल के चला जाता है, पागल आए। मैंने इसको इग्नोर मारा। 4 बार मास्टर पॉसी जी के सामने हुआ था, जब मास्टर पॉसी जी ने भी इसकी एक बार डांट लगाई थी कि तू यहाँ क्या करता है, अपने घर में जाना है, यहाँ क्यों बहस कर रहा है तू। तो इस तरह से मुझे परेशान करता था। 1-2 बार इसने मुझे ये भी बोल दिया था कि तेरे से बच्चा नहीं पैदा होता क्या, इतने साल शादी को हो गए, तू क्या बांझ है क्या, ये तेरा पति हिजड़ा है, इसने ये भी बोली थी। तो मैंने मास्टर पॉसी को, चाचा जी को बोला, मैं कहा देखना किस तरह से बोला। तब उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा तू भागता है क्यों नहीं है यहाँ पे बेटा। तो वो ये उनसे भी विवाद करने लग गया, अरे जा मास्टर मैं यहाँ बैठा ले, मैं तेरी दुकान पे नहीं बैठा। तो ये वहाँ से हट करके सामने जहाँ मूर्ति की दुकान है वहाँ पे एक स्कूटर था, वहाँ बैठ गया। कह रहा मैं तो ये बैठूंगा और मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगा मोहल्ले में। ये इसने मोहल्ले में मुझे कई बार रोका। मैं जब भी कभी आगे जाती थी तो ये पैर लगा देता था, जिसके कारण मैं पैर से अड़ने के बाद या तो मैं गिर जाऊं और मुझे चोट लग जाए, या फिर मैं क्रोध में आ जाऊं और मैं इसे गालियां दूं। पर मैं इस तरह से भी समझ गई थी कि मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, मैं चुप रहती थी। लेकिन उस दिन विवाद ज़्यादा हो गया जब मेरे पति की ऊपर ये बात आ रही थी कि मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसको फोड़ दूंगा। मुझे लगा कि विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अपने जेठ राहुल बेरी जी को फ़ोन करूँ। क्योंकि राहुल बेरी जी को फ़ोन इसलिए कर रही थी क्योंकि राहुल बेरी जी पालीवाल धर्मशाला प्रभा आंटी का वहाँ, ठीक है, प्रभा आंटी का बेटा, समझ गए ना आप, चेंज हो। प्रभा आंटी किनकी, पुष्पी औरों के घर की, नीरज की सास, रविंदर ताऊ जी की समदान। तो ये सब इनका लिंक था। और पालीवाल धर्मशाला जी, पालीवाल लोगों से इनका संपर्क, और प्रतिभा आंटी और धीरज औरों की फैमिली का पूरा अच्छा वाला सपोर्ट एक पालीवाल भैया लोगों का है इनको। तो ये ग्रुप आप समझ गए ना कि पालीवाल लोगों का ग्रुप, राहुल बेरी जी का ग्रुप, प्रभा आंटी का ग्रुप, प्रभा आंटी के साथ पुष्पी औरों का ग्रुप और छाया औरों का ग्रुप, सब ये मोहल्ले में एक थे। ये जिस तरह से मुझे परेशान करते थे, रूमा बेरी का ग्रुप ये, और क्योंकि रूमा बेरी जी का तो छाया औरों से कॉन्टेक्ट है और प्रतिभा आंटी का पालीवाल लोगों से। तो इस तरह से इन्होंने अपनी एक ग्रुप ऑफ गैंग बनाई हुई है लोगों को परेशान करने की, और भू माफिया बनते हैं, लोगों को परेशान करते हैं ताकि वो अपनी संपत्ति से हट जाए और इनकी संपत्तियां हड़पी जाए। तो इस तरह से इन्होंने परेशान किया और अपने अपने ये चुज्जे लगाते हैं ताकि मोहल्ले में होता रहे विवाद, और फिर महिलाएं होती रही परेशान। और वो जब चौकी में जाए और चौकी में जब उनको इंसाफ ना मिले तो वो पैर पकड़े पालीवाल लोगों के, रूमा बेरी के, राहुल बेरी जी के, इन लोगों के, बड़े दिग्गज लोगों के पैर पकड़े, और ताकि इनका पैर पकड़ने के बाद जो ये हमारी मदद करेंगे वो इनका होता है देह व्यापार। जी हाँ, ये इस तरह से महिला फंसाते हैं। फिर महिला क्या करेगी, हाथ जोड़ेगी जाकर के, या तो मरो या कटो या तो झुक जाओ इनके आगे। तो इस तरह से परेशान करते थे। तो धीरज ने जब गालियां दी तो मैंने राहुल बेरी जी अपने जेठ को फ़ोन किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरी एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, मंत्री, संतरी, गुजरात, जयपुर, जो ऑल इंडिया में तेरे को जहाँ सिफारिश चाहिए हो
वो मेरी ही चलती है, राहुल बेरी की और रूमा बेरी की और अंजू बेरी तो इनकी वाइफ है ही। वो तो मेरे कान में डालती रहती थी कि हमारी कितनी पहुँच है। और एक सेकंड वाइफ भी है इनकी, ठीक है, एक सेकंड वाइफ भी है इनकी साथ इन्वॉल्वमेंट। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन आने वाले समय पे मैं नाम भी ले दूँगी। तो इस तरह से इनकी ग्रुप ऑफ गैंग बनी हुई है कि किसी कमज़ोर को दबाया जाए और इनकी मानसिकता खराब करके, इनका अपमान करके, सामाजिक अपमान करके इनको इतना मजबूर कर दो, या तो इनके तलवे चाटो और अपनी संपत्ति इन्हें दे दो, इन्हें अपने गहने दे दो, अपने पैसे दे दो। मैं राहुल बेरी जी से पूछूं कि मेरे पास आज जो भी संपत्ति है वो ये बताए ना, ये तुम्हारे पिताजी की है क्या, विनोद बेरी जी की है क्या, या किसी बेरी की है, मुझे आके बोले कि हाँ हमारी चवन्नी भी ले रखी है। क्या दिया ना, तुम्हारी माँ से मैंने कोई चवन्नी ली, बल्कि मेरा ही सब कुछ लूट करके खा गई, मुझे बर्बाद कर गई। मेरे पिताजी की संपत्ति भी तुम लोगों ने ले ली, अपने ताले मार लिए बदमाशगिरी में। कोई बात नहीं, ऊपर कोई लेके नहीं जाता, लेके मेरे दादा परदादा भी नहीं लेके गए हैं, लेकिन तुमने जिस तरह से जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी है, कर्मा सपने भरना है, सपने भरना है। याद रखना, तुम लोगों के साथ वो हाल होगा कि रूह कांपेगी हरिद्वार वालों की तुम्हारे हाल देख करके, ये ध्यान रखना। और तुम ही से ही लोग सबक सीख जाएंगे कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, तुम्हारा वो हाल होगा, ध्यान रखना। शनिदेव का न्याय बड़ा देर होता है, शनि शनि, लेकिन इतना बर्बाद हो जाओगे तुम लोग कि मेरे को तो मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी मुझे खाली नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेरी किस्मत ही मेरा पिता लिख रहा है, मेरे महादेव लिख रहे हैं। लेकिन तुम सब कुछ छीनने के बाद भी भिखारी के भिखारी रहोगे, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने उस लड़की की, उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करी है जिसे हमने मखमल के बिस्तर पर सुलाया है, ठीक। तुमने उसे जेल में बंद करा के उसको टॉर्चर किया, उसके साथ बलात्कार करे, उसकी वीडियो बनाई, उससे पैसे लिए, उसे देह व्यापार में लगाया, उससे पिता की संपत्ति लिखवाली। कैसे लिख ली, कैसे ले लिया? मालिक हो तो घुसो ना, बताओ ना। छोटी बेटी से तुमने कैसे ले लिया ये बताओ। तुमने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया, तुमने मुझे पागल घोषित कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे पास सब कुछ कोर्ट के पेपर है पापा के बनवाए हुए। मेरे पापा को पता था ये चाल होएगी, मेरे पापा पहले ही मेरे लिए सब कुछ बना के चले गए थे, जिसकी खबर किसी को नहीं थी, सिर्फ मुझे थी और मेरे पति को थी। वो भी मेरे पति को शादी के बाद बताया, उसके बाद किसी को नहीं थी। मैंने अपनी बहन ईमानी को भी नहीं बताया था कि मेरे पास कोर्ट की वसीयत बनी हुई है सारी। पापा को पता होगा ना कहीं तो पता होगा कि इस तरह से मेरे बच्चों के साथ होगा, ठीक। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जब ये गाली दे रही थी तो मुझे लगा कि शायद मेरे जेठ राहुल बेरी जी मदद करेंगे, तो मैंने इनको फ़ोन करा और मैंने कहा कि मैं मोहल्ले में अपने घर आई हुई हूँ और इस तरह से धीरज मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, आपके छोटे भाई से भी लड़ रहा है, यानी कि मेरे हस्बैंड से। तो मेरे हस्बैंड तो लड़ नहीं पाए, मैंने उन्हें मना कर दिया, आप बोलो मत, इन्हें पी रखे, आप अंदर जाओ, हम इससे अपना बात कर लेंगे, बचपन से हमारे साथ खेला कूदा है, तो मैं इससे पूछूंगी क्या इसको चुल मची हुई है जो हमसे आज ये लड़ रहा है। हम इससे पूछे जा रहे भाई क्या दिक्कत हो गई, नहीं ये नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, दामाद बन रहा, ये यहाँ दिख गया ना मकान में, यही ख़त्म कर दूंगा, यही मार दूंगा मैं इसे जान से, यही ख़त्म हो जाएगा बहन, मैं तेरे को देख विधवा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसे मार दूंगा एक दिन। इनने मुझे ऐसे बोला, मैं कहा तेरे को दिक्कत क्या है? कह रहे दिक्कत क्या है, पहले तो ये बोला नहीं, फिर बोला चल तू लगा ले फ़ोन जा। मैंने कहा देख अभी मैंने स्पीकर पर फ़ोन लगा रही हूँ, मैंने राहुल बेरी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह से परेशान कर रहा है, और क्योंकि इन्होंने तो बताया ना कि एसपी डीएसपी सब इनके हैं, तो मुझे लगा कि एक आशा जागी कि मेरी मदद हो जाएगी। इन्होंने मुझे बोला है कि ईंट उठा और इसका सिर फाड़ दे, इसका सिर ऐसे फाड़ियो जो इसके 20-25 टाँके सर पे आ जाए, ठीक है। और फिर पुलिस पे रिपोर्ट करने जा, थोड़े से अपने कपड़े फाड़ लिए और ये कह दियो कि ये धीरज मेरे से बदतमीजी करने घुस गया था, बलात्कार करने घुस गया था, मैंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए मैंने धीरज का सिर फाड़ दिया। ये देखिए ये मेरे जेठ है, ये मेरे जेठ है, भगवान करे ऐसे जेठ सबको मिले, कलयुग है भाई, कलयुग के गंदे जेठ, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये काम तो किया नहीं, मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि इधर से बहुत शोर मच गया था, मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया था। मैंने कहा यार अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ये इतनी पीने के बाद भी। अच्छा इसकी मम्मी और इसका परिवार भी तमाशा देख रहा अंदर से, सब मिली भगत थी ना, अब आप पॉइंट पकड़ना, सब तमाशा देख रहे थे। किसी एक ने मोहल्ले में भी ये नहीं कहा कि भाई धीरज तूने पीने के बाद क्यों बदतमीजी कर रहा है, ईशा अपने घर ही तो आई, तो अपने घर जा। नहीं, वहाँ का पार्षद भी ड्रामे देख रहा, मोहल्ला भी ड्रामा देख रहा। ये है नींबू घेर के हाल, वाट हाट के, ये है हाल।
आज मेरे साथ हो रहा, कल तुम्हारे साथ भी होना है, और तुम्हारे साथ नहीं तो तुम मर भी जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेंगी। एक से एक बदमाश इकट्ठे हो जाएंगे अब कलयुग में, आगे पता लगेगा कैसे पीढ़ियां बर्बाद होती है फिर, जो तुम्हें पानी भी देने लायक नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ये मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि इसने मेरे से भी पहले 4-5 बार पहले भी झगड़ा कर लिया, वो ज़्यादा विवाद नहीं बना था। आज ये ज़्यादा बदतमीजी बोल रहा है, तो क्यों ना आज मैं इसकी कंप्लेंट कर दूं। तो मैं बड़ी कोतवाली गई और मैंने बोला कि भाई इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, आप मेरे साथ चलिए। तो चेतक पे 2 पुलिस वाले आए और ये तब घर में छुप चुका था। मैंने धीरज का घर दिखाया, पुलिस वालों ने दरवाज़ा भी खोला, ये सब परिवार था। इसकी मम्मी उस वक्त रोटी बना रही थी। तो जब धीरज को बाहर निकाला उस वक्त देखो, अरे जब इन्होंने देखा पुलिस विभाग ने कि अरे ये तो धीरज की मम्मी है और ये तो अश्वनी है, तो पुलिस की जो टोन थी वो ऐसी हो गई जैसे आपसी कोई पुराने मेले के खोए हुए भाई मिल गए हो, बिछड़े भाई मिल गए हो। इनके साथ एक इलिटरेट लोगों के साथ एक सामान्य बात की जा रही थी और हमारे ऊपर चिल्ला के बात करी जा रही थी। उस वक्त तो मामला और बिगड़ गया और पी रखी थी, धीरज नशे के टुन में था। और फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा भैया ये पी रखी है, देख लीजिए ये बदतमीजी कर रहा है। तो उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरी आवाज़ दबाने को लिए अपनी ऊंची आवाज़ कर ली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कोतवाली आ रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज करो। हम फटाफट अपनी बाइक से मुकदमा दर्ज कराने के मकसद से हम लोग लगभग 8 से 8:30 बज रहे थे। तब हम रात को, ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम था, तो हम आज बड़ी कोतवाली पहुंचे। तो तब इधर धीरज का परिवार भी पहुंचा और उस वक्त पुलिस ने इसको देखा, नशे की धुन में था और इसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। कोई लेडीज़ पुलिस वहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे कोई डर इस बात का भी नहीं लगा, क्योंकि पुलिस वहाँ पे लगभग 7-8 मेंबर थे वहाँ पे, ठीक है, स्टाफ में थे। और फिर धीरज का परिवार भी आ गया और एक वहाँ पे एक लड़का और मौजूद था जिससे मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, पर्सनली कोई कैसे भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ मौजूद हुआ तमाशा देखने के लिए। वो बीजेपी का गौरव भारद्वाज भैया थे, याद आ गया होगा गौरव भारद्वाज भैया को। वो वहाँ खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे। लगभग 8:30 से हमें रात को 11 बज गए उस चौकी में। और उस दौरान हमें याद है 12 पर्चे फड़वा दिए थे, 12 पर्चे। कभी हमें कह रहे महोदय लिखने नहीं आ रहा, कभी कह रहे हैं कि आप ठीक से लिखो ना, थाना प्रभारी इंचार्ज निरीक्षण बड़ी कोतवाली, फिर नहीं आया। आप कौन से घर की बात कर रहे हैं, गंगा बिहार की या फिर नींबू घेर की? आप ये कैसे कह रही हैं कि आपका घर है, ये आपके पिताजी का घर है ना, ये हाँ लिखो। फिर फाड़ दिया। फिर ये इस तरह से, तुम्हें कैसे पता कि ये धीरज ने पी रखी है? तुम क्यों हमें बता रही हो कि मेडिकल चेकअप करे? पुलिस ने इसका मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया और इसकी मम्मी और इसके परिवार से एक सामान्य शब्दों से वेलकम किया जा रहा था। उस वक्त मैं समझ गई 8:30 से 11 बज के 12 पर्चे इन्होंने हमारी गलतियां निकाल करके लिखवाया, टाइम बर्बाद कराया। थोड़ा सा लिखी एप्लीकेशन, फिर मैडम ये गलत लिखा, फाड़ो, फिर ये लो एक पेज, एक और ये लो, इस पे लिखो। अभी पेज नहीं है, अब फोटोस्टेट का पेज नहीं, जाओ सामने से ले आओ, सामने दुकान खोली है वहाँ से ले आओ जरा 5 पेज। इस तरह से इन्होंने हमारा को मिसगाइड किया और हमें परेशान किया। हमें 8:30 से 11 बजे तक बिठाए रखे। उस दौरान बीच में मैंने राहुल बेरी जी को दोबारा फ़ोन ट्राई किया कि मैं कोतवाली आ चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद हो जाएगी। तो इन्होंने कर लिए स्विच ऑफ, और फिर वहाँ पर ये मुझे धमकी दे रहा था, ये जो धीरज था, सॉरी, ये जो धीरज था, इसने मुझे धमकी दी कि ये जो बेरी है ना, राहुल बेरी, ये पालीवाल लोगों का तो टूटा हुआ पलंग है। जो ये तुम कहती हो ना कि मेरे जेठ बहुत पैसे वाले हैं, इनके होटल हैं, बहुत रईस है, अभी देख तुझे उठा करके बंद करा देंगे, जा करके देख ले, कुछ पावर नहीं है, पालीवाल भाई की है, मेरे भाई की। क्योंकि पालीवाल जी के पास तो ये पड़ा ही रहता था, जैसे पालावा भो है इनका, तो इन्हीं के पास पड़ा रहता था। तो इस वजह से ये, और इनकी मम्मी और इनकी फैमिली से अच्छे टर्म से पालीवाल लोगों के। उस वक्त इन्होंने मुझे नशे में बोला कि ये तो टूटा हुआ पलंग है, टूटा हुआ पावा है, राहुल बेरी को खड़ा करने वाला तो पालीवाल परिवार है। ये तो अगर आज पालीवाल भैया हट जाए तो ये तो सड़क पे है, ये तो मियाँ बीबी अंजू बेरी और राहुल बेरी, ये तो भिखारी है, भिखारी। ये वहाँ पे बोला, ये तो खल्ली है, खल्ली ढक्कन है अंदर के, तुम्हें क्या पता ईसा बहन। फिर वहाँ पे पुलिस के सामने ईसा बहन पे आ गया। ईसा बहन तेरे को क्या पता, क्योंकि इसकी वीडियो मेरे पास है।
ठीक फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पुलिस तो रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, मैंने सोचा बोलने दो, इन्हें पी रखी, इसे मूर्ख से मुंह कौन लगेगा, इसे बोलने दो, आज इतना जी भर से बोल सकता है। फिर इसने बोला, मैंने कहा देख बदतमीजी मत कर, तू मेरी सास को जानता है ना। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसे डराऊं, क्योंकि मेरी सास से इतना टर्म्स तो थे नहीं बोलने के, पर मुझे लगा कि चलो मेरी सास अगर मेरा साथ नहीं देगी, अपने बेटे का तो देगी, अपने काका बेरी का तो साथ देगी। पर मेरे को लगा कि मैं इसको बोलूँ कि मैं रूमा बेरी जी को बुलाती हूँ। मैंने कहा मैं बुलाऊँ इसकी मम्मी को, रूमा बेरी जी को, तो बोला हाँ हाँ बुला ले, उसकी पावर से भी नहीं डरता, उसकी पावर से भी नहीं डरता, वो है ना वो जो चेतन ज्योति महाराज, उसकी धमकियाँ देती है वो, मैं नहीं डरता, दे ले चेतन ज्योति महाराज। तब मैंने नाम सुना पहली बार, क्यों पहले, उससे पहले मैंने अपनी सास के मुंह से सुना था, चेतन ज्योति महाराज से उठवा दिया ना मैंने तुझे, तो तू आश्रम में ऐसे बंद हो जाएगी कि कभी कोई ढूंढ नहीं, कोई चिड़िया भी तुझे उठा के नहीं ला सकती। क्या मतलब मैं क्या पूछूं, मैंने तो आज तक मुझे ये नहीं पता चेतन ज्योति महाराज कौन है, कहाँ रहते हैं, मेरे को तो मतलब ही नहीं। इस तरह की मुझे धमकियाँ दी जाती है कि चेतन ज्योति महाराज के आश्रम में तुम्हें बंद करा देंगे हम, तू कभी, तेरे को कोई चिड़िया भी ढूंढ के नहीं ला सकती। तो क्या मैं ये समझूं भी मेरी बहन वहीं बंद है चेतन ज्योति महाराज जी के पास? ठीक है, इस तरह से धीरज ने बदतमीजी मेरे साथ करी कि रूमा बेरी की तो चेतन ज्योति महाराज जी से बहुत है, जा जा कर ले, एक सतपाल महाराज है, तेरी सास के भी तो तने यार है, तू मुझसे पूछ लेना, तेरी सास के कम वो यार हो तो बता, मेरे से ले ले हिस्सा बहन कितने। तो पुलिस ने तब उसको डंडा सा थोड़ा सा टेबल पे बजाया, अबे चुप है, पी रखी बकवास कर रहा है। फिर उसने कहा मैडम एक काम करो, इसे छोड़ दो, तुम्हारे मोहल्ले का लड़का है, तुम खुद कह रही हो कि हम साथ में बड़े बड़े हुए हैं, अरे आपसी मामला है, कोई बात नहीं, इन्हें पी रखी मान ली हमने। मैंने कहा इन्हें पी रखी ना, तो आप इसका मेडिकल चेकअप करा दो, सरकारी हॉस्पिटल तो ये रहा बराबर में। तो उन्होंने कहा मैडम आप क्यों विवाद को बढ़ा रही हो, अब देखो ठंड का टाइम है, 11 बजे, वो उसने भी गलती मान ली, चल धीरे चल चल माफी मांग, चल माफी मांग। तो भी इसने माफी नहीं मांगी, इसने तब भी बोल रहा मैं इसको बेरी को काट दूंगा, बता रहा हूँ बेरी तुम उस घर में मत जाया कर, बेरी घर में मत जाया कर, इस तरह से उसने करा। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मेरी एप्लीकेशन नहीं लिख रहे, रात के 11 बज गए, मुझे अर्ली मॉर्निंग भागवत में भी जाना है, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो मैं कल फिर चौकी में आकर के आराम से बात करूंगी इन सर से। मैंने कहा ठीक है आप इसे देख लो जो करना है। उन्होंने कहा मैडम जो आज मैं इसे पूरी रात बिठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे पूरी रात बिठा लूंगा। लेकिन पूरी रात नहीं बिठाया, हमारे जाने के बाद धीरज घर पे आ चुका था, ना इसको मुकदमा दर्ज करा इन्होंने, ना इसका मेडिकल चेकअप कराया, ना वहाँ पे महिला पुलिस थी, और हमारी एप्लीकेशन 8:30 से 11 बजे तक 12 पर्चे फड़वा दिए गए थे। मैं इस कानून से कहना चाहती हूँ, जब कानून की भाषा में एप्लीकेशन लिखी जाती है तो सारी एप्लीकेशन एक बोर्ड पे लिख करके टांग दो ना एग्जाम्पल, कि ताकि जब हम आ जाएं वहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ें और लिख दें, हम खुद ही लिख देंगे फिर। लेकिन कानून की भाषा देखो, कानून जानता है, वो शिक्षा आपने ली है, हमने नहीं ली, लेकिन हमसे ही कहा जाता है कि आप कानून की भाषा में एप्लीकेशन लिख के दें। अगर हमसे ठीक नहीं लिखी जा रही है, हम अपने मन की बात पूरी खोलकर लिख रहे हैं, तो वो पर्चे फट जा रहे। ऐसे कोई लिखा जाता है, ऐसे कोई लिखा जाता है जबरदस्ती? क्या ये एक पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो खुद हमें एक ट्रांसलेशन करे, तो हम लिखते, वो बोलते जाते, हम लिखते जाते। लेकिन इन्होंने ये भी मदद नहीं करी, उन्होंने कहा मैडम हम अपना काम करें, तुम्हारे कोई डिक्टेशन लिखे और तुम लिखोगी। इन्होंने बोला मुझे कि हम डिक्टेशन बोले और आप लिखोगी, इतना समय नहीं है हमारे पास। ऐसा है ठीक है, इसने पी रखी, हमने मान ली, तुम्हारी बात ऊंची रख ली, इन्हें पी रखी, अब गाली दे रहा, आप क्या करें, इन्हें पी रखे, अपने सुदूध में नहीं है वो, ठीक है आप भी अपने घर जाओ, वो भी अपने घर जाएगा। इस तरह से इन्होंने जब ऊंची आवाज करी, वहां तमाशा देख रहे थे गौरव भारद्वाज भैया, ठीक है। मैं पूछूं ये बीजेपी का बंदा है, ठीक है, ना मैंने बुलाया ना मेरा कोई कांटेक्ट था, आखिर ये आया किसके पक्ष में था, वहाँ क्या तमाशा देखने आया था, किसने भेजा था इसको, किसका मुखबर था ये, वहाँ क्या ये रिपोर्ट बना रहा था, वहाँ क्या ये न्यूज़ रिपोर्टर था, इस तरह से। और इसने एक बार भी पुलिस को नहीं बोला कि जब एक महिला के साथ गलत हुआ है तो आप लिखो ना, उनकी जो वो रिपोर्ट मैडम दे रही है आप लिखो, एक बार भी नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता लगा कि ये किसके पक्ष में आया है, ये धीरज के पक्ष में आया है, मेरे पक्ष में आया है, या कि ऐसा अन्य किसी और का जासूस था, ये मुझे आज तक नहीं पता लगा, ठीक है। तो इन्होंने ये गलती करी मेरे साथ, बड़ी कोतवाली में इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब फिर ये कैसे हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ, फिर मैंने धीरज की रिपोर्ट कहाँ करी। धन्यवाद।